हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरीवालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। और यहाँ पे एवरीवन आपको ये दिख रही है कांच से मगरमच्छ है, कुटिया यानी कोंड जनजाति से रिलेटेड है ये कांच से मगरमच्छ। अब बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोग की आवश्यकता बढ़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञ प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मण द्वारा जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षेत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हून, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्र में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और इन शासकों ने शक्तिशाली राज्य के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासक के रूप में राजपूत गोत्र के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्य आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरदार की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्य की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। देखिए, नजदीक से एक नजर डालते हैं गोंड पे। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे हस्तांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तान की ताकत घट रही थी, उसी समय अकबर के शासनकाल में एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे और अकबर के शासनकाल का जिक्र आपका है इतिहास में अकबरनामा में एवरीवन। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है अकबरनामा के बारे में। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गोंडों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा। और देखिए एवरीवन, यहाँ मैप में दिया हुआ देखिए, नर्मदा नदी है, यहाँ गोराहा है, यहाँ कोलांग है, यहाँ बायरोगढ़ है, यहाँ चौड़गढ़ है। ये गोंडवाना, इसको गोंडवाना कहते हैं। आपका इंडिया का मैप में ये बीच वाला भाग है गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये बंडोलगढ़ है। ओके एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। जाता था 84 का उप विभाजन बरहोतो में होता था, जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। बरहोतो किसे कहते थे? जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्रों को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे आसमान सामाजिक वर्गों में विभाजित होता गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोब के चंदेल राजपूत राजा सलबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया।
दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हथियारों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने में व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया, उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले किया और शेष वीर नारायण ने चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी से ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की और 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों और कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और उसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों में पहले अगण्य अस्त्रों का इस्तेमाल किया और 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिमी से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा और 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया और बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। लेकिन इस क्षेत्र पर मुगलों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका। एवरीवन देखिए यहाँ पे देखिए मैप है। ये देखिए यहाँ पे नेपाल है, भूटान और ये बांग्लादेश। यहाँ पे देखिए कौंच है, गारो, खासी, जयंतिया और यहाँ पे देखिए अहोम जनजाति आपको दिख रही होगी। देखिए यहाँ पे अहोम जनजाति है और ये नागा जनजातियां है। यहाँ पे देखिए चुटिया है और यहाँ पे मिरिस है। यहाँ पे ये जनजाति बसते थे। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाके से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को हस्तांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्य में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहां दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्रों में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवी देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह के 1714 के काल के हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहित दिया जाता था और संस्कृति की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। अब बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। और एवरीवन निष्कर्ष भी इसके बारे में दिया गया। चलिए इसको पढ़ते हैं आगे। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातियां
लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्हें विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जातीय आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए और इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। और एवरीवन, यहाँ पे आपका 5th चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाती है और 6th चैप्टर आपकी स्टार्ट होगी। तो एवरीवन लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।